हेलो एवरीवन, उत्कर्ष की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। विश्व का भूगोल सीरीज जो हमने शुरू की थी, आज उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर से भी बहुत सारे बल कार्य करते हैं और उसके बाहर से भी बहुत सारे बल कार्य करते हैं। अंदर से जैसे पृथ्वी के अंदर असीम ऊष्मा है, असीम ऊर्जा है, और वो सारी और ऊष्मा और ऊर्जा जो है वो जब बाहर निकलती है किसी भी तरीके से तो बहुत सारे परिवर्तन जो है हमें पृथ्वी की सतह पर नजर आते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब बाहर भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हवा, जल, कोई ग्लेशियर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमारे पृथ्वी की सतह पर काम कर रही हैं और इन सारी कारकों के कारण बहुत सारे अंतर हमें पृथ्वी की सतह पर नजर आते हैं। तो उन सारे ही कारकों को, उन सारे ही बलों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक के अंदर, अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। तो आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं, क्या होते हैं अंतर्जात और क्या होते हैं बहिर्जात बल। सबसे पहले हम बलों को क्लासिफाई कर लेते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं, किस प्रकार से सारे बल कार्य कर रहे हैं। बलों के वर्गीकरण के अंदर दो तरह के बल हमारे कार्य कर रहे हैं। पहला है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब जो बल पृथ्वी के अंदर से कार्य कर रहे हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह के नीचे से जो बल प्रस्फुटित हो रहे हैं। और कुछ है हमारे बहिर्जात बल। बहिर्जात बल जो कि पृथ्वी के पर्यावरण, वातावरण, इन सभी से मिलजुल कर जो बल कार्य करते हैं उनको हम बोल रहे हैं बहिर्जात बल। तो पृथ्वी के बाहर से और पृथ्वी के अंदर से। अब हम पृथ्वी के अंदर से वाले बलों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पटल विरूपिणी, पटल विरूपिणी बल, और एक होते हैं आपके आकस्मिक बल। क्या अंतर है दोनों में, आकस्मिक बल में और पटल विरूपिणी बल में? पटल विरूपिणी बल जो होते हैं वो धीरे धीरे कार्य करते हैं, बहुत ही धीमी गति से, स्लो मोशन में ये कार्य करते हैं। और आकस्मिक बल कुछ इस प्रकार से कि अचानक से ऐसा कोई फोर्स है जो हमें पृथ्वी की सतह पर नजर आता है और वो आकस्मिक बल की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो पटल विरूपिणी बल जैसे क्या हो सकते हैं, जैसे अगर कोई नया जैसे अभी माइक्रो कॉन्टिनेंट, हमें मॉरिटिया जो नया माइक्रो कॉन्टिनेंट हमने खोज निकाला है मेडागास्कर के नीचे, मेडागास्कर के पास, तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे महाद्वीप हैं या महासागरों के पार्ट हैं जो कि या तो डूबे हुए हैं या अचानक से बाहर निकल आते हैं। जैसे अभी हमारा न्यू मूर द्वीप है वो भी डूब गया, पर लेकिन उसके डूबने की वजह तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग था, जिसकी वजह से जो है जल का स्तर बढ़ गया और वो डूब गया। ठीक है, तो पटल विरूपिणी बल है जो धीरे धीरे कार्य करते हैं। इससे कुछ महाद्वीप बन सकते हैं, महासागर बन सकते हैं, पर्वत बन सकते हैं, पठार बन सकते हैं, ये सारे ही बल पटल विरूपिणी बल। और आकस्मिक बल कौन से होते हैं, जैसे भूकंप आ गया, भूकंप आया अचानक से एक इतना सारा फोर्स पृथ्वी के अंदर से निकला, इतना सारा बल निकला और वो बाहर आपको भूकंप के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में दिखाई दे रहा है, भूस्खलन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये सारे जो होते हैं वो आकस्मिक बल होते हैं। तो पटल विरूपिणी बल को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं महादेश जनक, महादेश जनक, ठीक है, जिनका कार्य है महाद्वीपों का जनन। ठीक है, और दूसरे हो गए आपके पर्वत निर्माणकारी, जिनका कार्य है पर्वतों का निर्माण। तो दो तरह के हमने पटल विरूपिणी बल देखे, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। ठीक है, तो जो आपके महादेश जनक बल हैं उसमें कोई भाग डूब भी सकता है और कोई भाग बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें हम इसको या तो कोई पार्ट उमज्जन हो गया यानी बाहर निकल आया, उमज्जन, ठीक है, और या फिर हो सकता है निमज्जन यानी कोई पार्ट डूब गया, धीरे धीरे कोई पार्ट सबमर्ज हो गया। जैसे हमारे वेस्टर्न घाट के पास वाला पार्ट जो है, वेस्टर्न घाट के जो पश्चिमी तट वाला पार्ट है वो काफी सारा पार्ट निमज्जित हो चुका है, तो वो निमज्जन यानी जो डूब गया, और उमज्जन जो बाहर निकल आया। तो इस तरह के दो महादेश जनक बल कार्य करते हैं। अब हम पर्वत निर्माणकारी बलों की बात करते हैं, तो इनको हम अलग स्लाइड में देख लेते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। अब पर्वत निर्माणकारी बल जो होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। पर्वतों के निर्माण में दो तरह के बल कार्य करते हैं, या तो तनाव हो सकता है या फिर संपीड़न हो सकता है, यानी स्ट्रेस हो सकता है या फिर कंप्रेशन हो सकता है, तनाव या संपीड़न।
अब हम तनाव किसे कहते हैं? तनाव हमारे जीवन में भी आता है। क्या होता है बेसिकली तनाव? तनाव जब हम बहुत खिंचे हुए महसूस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमें अपनी ओर खींच रही होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बीच में हम कहीं ना कहीं खिंचे हुए होते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो वो ही होता है तनाव। अगर दो प्लेट्स हैं, अगर दो प्लेट्स एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है, तो बीच में क्या होगा? डेवलप होगा एक तनाव, एक टेंशन क्रिएट होगा। इसी की वजह से आपके पर्वत निर्माणकारी बल जो हैं वो भी बनते हैं। अब तनाव के अंतर्गत दो तरह की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं संरचनाएं? पहली संरचना तो जो है वो है चटकन, यानी क्रैक। क्रैक आ गया अगर तो उसे हम बोलते हैं चटकन, यानी दोनों अगर प्लेट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, अचानक से इस प्लेट में दो बल कार्य करने लगे तो बीच में क्या होगा? एक दरार डेवलप हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम? चटकन। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? इससे बनेंगे आपके फॉल्ट, या फिर जिनको बोलते हैं हम भ्रंश। ठीक है, आपके या तो चटकन बन सकती है या फिर भ्रंश बन सकते हैं। अगर हम बात करें संपीड़न की, यानी अब दो प्लेट्स जो हैं वो किधर आ रही हैं? एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी दो चीजों के बीच में आप दब रहे हो, एक प्लेट इधर से फोर्स लगा रही है, एक प्लेट इधर से फोर्स लगा रही है, तो ये संपीड़न बल कार्य करेगा इस जगह पर। और इस जगह पर दो तरह की आकृति बन सकती है, एक बन सकती है फोल्ड, या जिसे हम बोलते हैं वलन, और एक होता है वार्प, या जिसे हम बोलते हैं समवलन। इस तरीके से दो हमारे संपीड़न बल से दो तरह की संरचनाएं बनती हैं, या तो समवलन या फिर वलन। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। चटकन आपको समझ में आया कि कोई भी प्लेट है अगर वो दो दिशाओं में कार्य कर रही है तो बीच में एक दरार जैसी बन जाएगी और उसे हम बोलेंगे चटकन। फॉल्ट क्या होता है वो अब हम देख लेते हैं। देखिए फॉल्ट क्या होता है, अगर माना ये जो आपकी चट्टान है, इस चट्टान में एक प्लेट ने इधर काम करना शुरू किया और एक प्लेट ने इधर काम करना शुरू किया, और ये बीच में से क्या हो गई? ब्रेक हो गई, टूट गई ये बीच में से। और टूटने से क्या होगा? ये चट्टान तो इधर खिसक गई, ये चट्टान इधर खिसक गई, और ये चट्टान इधर नीचे धंस गई। समझ में आया कि ये चट्टान इधर खिसक गई, ये इधर खिसक गई, और बीच में जो जगह आया, जगह बची, उसमें ये नीचे खिसक गई। इस तरह से ये जो आपका बनता है इसे बोलते हैं हम फॉल्ट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भ्रंश। ये भ्रंश घाटी होती है, और हमारी बहुत सारी भारत में नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी की नदियां हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, आपकी दामोदर हो गई, ये सब क्या है? भ्रंश घाटी की नदियां हैं। इसी तरह का एक भ्रंश बना और उसमें वो नदियां बह रही हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं फॉल्ट। फॉल्ट कितने तरह के होते हैं? भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के भ्रंश होते हैं। पहला है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश में क्या हुआ? जो परिस्थिति अभी हमने देखी कि दो चट्टानें विपरीत दिशाओं में खिसक गई और बीच का पार्ट जो है वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो नीचे धंसने वाले पार्ट की वजह से जो बना, इस फॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? सामान्य भ्रंश। दूसरा होता है आपका व्युत्क्रमित भ्रंश। व्युत्क्रमित भ्रंश। व्युत्क्रमित भ्रंश क्या होता है? अगर इसमें हम एक ऐसी स्थिति मान लें कि दो जो आपकी प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरी दिशा में कार्य कर रही थी, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ बल लगाया, और ये जो चट्टान है ये इस चट्टान के ऊपर चढ़ गई। सपोज इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो बी जो चट्टान है वो ए चट्टान के ऊपर चढ़ गई। सपोज कोई ऐसी स्थिति बन गई, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? ये हमारा कहलाएगा व्युत्क्रमित भ्रंश, यानी भ्रंश उल्टा हो गया। यहाँ पे तो भ्रंश था, दो चट्टानें दूसरी दिशा में खिसकी, तो बीच वाला पार्ट जो है वो आपका धंस गया। इसमें क्या हो रहा है? दो चट्टानें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और एक चट्टान दूसरी चट्टान के ऊपर चढ़ गई, ऐसे टकराए और ऊपर चढ़ गई, तो उसे हम बोलेंगे व्युत्क्रमित भ्रंश। तीसरे प्रकार का जो भ्रंश होता है वो होता है आपका सर्पिल भ्रंश। सर्पिल भ्रंश बोल सकते हैं इसे हम, या फिर फिसलन वाला भ्रंश बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज दो चट्टानें हैं, ये आपकी चट्टानें हैं ए और बी। अब ए जा रही है ऊपर और बी जा रही है नीचे, तो ना तो ये नीचे धंसेंगे ना ही ये ऊपर चढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के सहारे खिसक जाएंगे, यानी ए थोड़ा ऊपर खिसक जाएगी और बी थोड़ा
नीचे खिसक जाएगी। ऐसी स्थिति में इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर्पिल भ्रंश या फिर फिसलन भ्रंश। इस तरह के जो फॉल्ट बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्लिप फॉल्ट, स्लिप फॉल्ट, फिसलन वाले भ्रंश। तो इस तरह के जो 3 तरह के हमने भ्रंश पढ़े, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रमित भ्रंश और सर्पिल भ्रंश। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं हमारे फोल्ड्स, जो अभी हमने देखे वलन। देखो समवलन और वलन में क्या डिफरेंस होता है। हमने 2 तरह की आकृति पढ़ी। देखो हमने एक तो पढ़ा था तनाव, स्ट्रेस में जो हमने पढ़ा था, स्ट्रेस वाले में तो अपने 2 तरह की चीजें बनी थी, चटकन या फिर भ्रंश। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, संपीड़न की। संपीड़न में भी आपके 2 तरह के बने थे, एक तो समवलन और एक वलन। तो समवलन क्या होता है, अगर कोई बड़ा पार्ट, अगर जैसे महाद्वीप के बराबर का या बहुत बड़ा भूभाग, अगर वो वलन कर जाए उसे हम बोलते हैं समवलन। तो वलन और समवलन में बेसिकली आकृति का डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करें हमारे अरब सागर की, तो अरब सागर क्या है, अरब सागर एक तरह से समवलन ही है, जो नीचे धंसा हुआ वलन है। वलन क्या होता है, अब सबसे पहले तो हम ये देखें, आप एक स्थिति इमेजिन कीजिए, एक अपने हिसाब से इसको सपोज करते हैं हम कि 2 आपने न्यूज़पेपर के पन्ने लिए, 2 न्यूज़पेपर के पन्ने लिए और उनको आपने एक दूसरे की तरफ खिसकाना शुरू किया। तो क्या होगा, उनमें बीच में से वो इस तरीके से मुड़ जाएंगे। नहीं होगा क्या ऐसा, जैसे कई बार हमने कारपेट को भी सरकाया है, मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में तो हम जनरली देखते हैं, या फिर कार्टून्स में, कि वो ऐसे झटकाते हैं और वो घुसकता हुआ चला जाता है, उसके अंदर टॉम एंड जेरी, तो जेरी को टॉम पकड़ लेता है उसके ऊपर फंसा के। तो इसी तरीके से होता है कि जब आपने इसको झटकाया या 2 आके आपकी जो रॉक्स हैं वो आके मिली, तो बीच में इस तरीके के वलन पड़ जाते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस जो संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं वलन। अब वलन के कितने प्रकार होते हैं वो हम देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं वलन। तो वलन के हमारे होते हैं, देखो कितने प्रकार। पहला वलन होता है, उसे हम बोलते हैं सममित वलन, सममित वलन। ठीक है, सममित वलन बेसिकली क्या होता है कि वलन का एक, इसे बोलते हैं हम वलन, और अगर इसकी ये दोनों भुजाएं, एक ये भुजा और एक ये भुजा, अगर इन दोनों का कोण समान हो, यानी बराबर झुकी हुई हो, बराबर कोण पर झुकी हुई हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सममित वलन। दूसरा हमारा होता है असममित वलन, असममित वलन। असममित वलन में क्या होगा, आपका जो ये वलन है, इस वलन में जो एक कोण है वो ज्यादा होगा और दूसरा कोण कम होगा। यानी सपोज ये कोण A है और ये कोण B है, तो A कोण विल बी ग्रेटर देन B। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, असममित वलन। अब एक और सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं जिसके अंदर उसको हम बोलेंगे एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन में क्या होगा, आपकी जो एक वलन की एक भुजा है वो तो हो गई आपकी सीधी खड़ी, यानी एक दीवार सीधी खड़ी है और दूसरी दीवार झुकी हुई है, यानी एक चट्टान आई तो उसकी एक भुजा तो सीधी खड़ी हो गई और दूसरी एक कोण पे झुकी हुई है। इसे हम बोलते हैं एक दिग्नत वलन या फिर मोनोक्लिनल फोल्ड। इसके बाद हमारे कौन सा आता है, अब दूसरी एक और सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलन। परिवलन की सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जो ये चट्टान है, ये एक दिग्नत वलन, ये दोनों इधर से फोर्स लगा, इस चट्टान ने फोर्स लगाया और इस चट्टान ने फोर्स लगाया, दोनों एक दूसरे की तरफ आए और इस सिचुएशन में क्या हो गया, आपके जो इस तरह का वलन बना, यानी दोनों की दिशा एक ही तरफ हो गई, ये भी इस तरफ झुका हुआ है और ये भी इस तरफ झुका हुआ है। जब दोनों ही भुजाओं का झुकाव एक ही तरफ हो उसे हम क्या बोलेंगे, रिकम्बेंट वलन। इसके बाद हमारा आएगा, इसके बाद जो हमारा फोल्ड आएगा उसे हम बोलेंगे ओवरटर्न फोल्ड यानी प्रतिवलन, प्रतिवलन। सॉरी, इसको हम बोलेंगे, ये हो गया आपका समनत वलन, जिसमें आपके जो दोनों भुजाएं हैं वो एक ही दिशा में झुकी हुई हैं। इसे हम बोलेंगे परिवलन, जो हम अगला पढ़ रहे हैं। परिवलन, परिवलन में क्या होगा,
परिवलन में आपके जो ये दोनों चट्टानें हैं, ये दोनों झुककर यानी दोनों भुजाएं झुककर क्षैतिज हो गई, कुछ इस तरीके से। जैसे आपको ये दिखा, ये दोनों ही भुजाएं हॉरिजॉन्टल हो गई, क्षैतिज हो गई। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल नहीं थे, इनका एक कोण था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका कोई कोण नहीं है और ये क्या हो गई, सतह के समानांतर हो गई, क्षैतिज हो गई। तो इसको हम बोलेंगे परिवलन। और लास्ट आपका आता है प्रतिवलन। प्रतिवलन, तो प्रतिवलन क्या होता है? प्रतिवलन होता है कि अगर आपकी इसकी एक भुजा दूसरी भुजा पर चढ़ जाए, यानी वो ज्यादा ही झुक गई उसके ऊपर, कुछ इस तरह की सिचुएशन, यानी बहुत ज्यादा झुक गई, एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ गई, उसे हम बोलते हैं प्रतिवलन या ओवरटर्न फोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 6 फोल्ड पढ़े। सममित वलन जिसमें दोनों कोण समान है, असममित वलन जिसमें एक कोण ज्यादा एक कोण कम है, एक दिग्नत वलन जिसमें एक चट्टान जो है, एक भुजा जो है वो सीधी खड़ी है और दूसरी भुजा एक कोण पर झुकी हुई है। चौथा है हमारा समनत वलन जिसमें दोनों भुजाएं एक ही दिशा में है। फिर हमने पढ़ा था परिवलन जिसके अंदर क्या हुआ, एक भुजा जो है, दोनों भुजाएं क्या हो गई, क्षैतिज हो गई, यानी पृथ्वी की सतह के समानांतर हो गई, वो परिवलन। और प्रतिवलन जिसमें क्या हुआ, एक जो भुजा है वो दूसरी भुजा पर चढ़ गई। तो जैसे जैसे आपका फोर्स पड़ता है, जितना बल का परिमाण होगा, जितना फोर्स का एम्पलीट्यूड होगा, उसी हिसाब से ये हमारे अलग अलग वलन बनते हैं। ये हमने 6 वलन पढ़े। अब हम चलते हैं हमारी सबसे फर्स्ट स्लाइड पर। पहली स्लाइड पे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे बल कौन कौन से, अंतर्जात बल पढ़े थे जिसके अंदर पटल विरूपणी हमने पढ़ा था और आकस्मिक बल पढ़ा था। पटल विरूपणी कौन से होते हैं, जो धीरे धीरे काम करते हैं, और आकस्मिक कौन से होते हैं, जो तीव्र गति से अचानक से काम करते हैं। फिर क्या हो गया, आपने पटल विरूपणी को हमने 2 भागों में बांटा, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक कौन से होते हैं, जो महाद्वीप या महासागरों के जनन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 तरह की गतिविधियां हो सकती हैं, या तो उमज्जन होगा या निमज्जन होगा, यानी कोई पार्ट या तो ऊपर उठ जाएगा या नीचे बैठ जाएगा। और पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं उसमें हमने कौन कौन से देखे थे, पर्वत निर्माणकारी बल में हमने देखे आपके तनाव और संपीड़न। तनाव को हमने 2 पार्ट में बांटा, चटकन और भ्रंश, और वहीं संपीड़न को हमने 2 पार्ट में बांटा, वलन और समवलन। तो हमें सारे समझ में आ गए। भ्रंश हमने देखे, 3 तरह के भ्रंश देखे, और हमने देखे 6 तरीके के वलन देखे। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कौन से बल, बहिर्जात बल। अभी हमने डिस्कस किए थे अंतर्जात बल, अब है बहिर्जात बल। अब बहिर्जात बलों की अगर हम बात करें तो बहिर्जात बल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपका अनाच्छादन करते हैं, डेन्यूडेशन, अनाच्छादन करते हैं। ठीक है, तो बहिर्जात बल अनाच्छादन करते हैं, और अनाच्छादन के अंतर्गत 2 क्रियाएं आती हैं, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, अपक्षय और अपर्दन में क्या डिफरेंस है, देखो अनाच्छादन का मतलब होता है किसी भी सतह का, देखो बहिर्जात अंतर्जात बल ने क्या किया, एक फोर्स लगाया और हमारे पास एक पर्वत आ गया, एक पर्वत बन गया हमारे पास। अब बहिर्जात बल क्या करेंगे, इसको काटेंगे। जैसे हवा चलेगी तो ये क्या होगा, इससे टकराएगी और ये घिस जाएगा, या फिर नदी बहेगी तो इसके साथ इसको बहा के ले आएगी। अगर इस पे कोई ग्लेशियर है, हिमनद है, तो वो क्या करेगा, वो इसके नीचे से प्लकिंग करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो हमारे वातावरण के, हमारे पर्यावरण के जो बल है वो इस पर कार्य करेंगे और इसका घिसाव शुरू हो जाएगा। कभी घाटियां चौड़ी होंगी, कभी घाटियां गहरी होंगी, कभी पर्वत छोटे होंगे, इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो कार्य करते हैं। तो अपक्षय और अपर्दन ये दोनों ही क्रियाएं मिलकर ये इस चीजों को जो है आपके संतुलन में लेके आती हैं, भू संतुलन में लेके आती हैं। तो अपक्षय क्या होता है, अपक्षय तो काम क्या करता है, स्वस्थाने, इन सीटू वर्क करता है, स्वस्थाने कार्य करता है। यानी मान लीजिए सपोज कोई पहाड़ है और ये टूटा और ये टूट के यहीं रह गया। ठीक है, इस केस में यानी इसमें से चट्टान टूटी, सपोज बहुत तेज गर्मी पड़ी और बहुत तेज गर्मी धूप के कारण इसके अंदर क्या हुआ, चटकन आ गया। देखो धूप, जब आपके धूप की किरणें पड़ेंगी तो क्या होता है, धूप की किरणें पड़ने से या तो चट्टानें फैलती हैं, फिर जब धूप हट जाएगी तो चट्टानें सिकुड़ेंगी। तो फैलना और सिकुड़ना इस तरीके से चलता रहता है। तो फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या होगा, चट्टानों में दरारें आ जाएंगी और वो टूटेंगी। तो जब स्वस्थाने यानी अपने ही स्थान पर चट्टान टूट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपक्षय।
और अपर्दन क्या होता है, जब इन टूटे हुए पार्ट को, उन टूटे हुए भाग को, उन हिस्सों को कोई भी अपर्दन का कारक अपने साथ ले जाए, अपने साथ बहा के या हवा के द्वारा ले जाए और दूसरी जगह स्थानांतरित कर दे, उसको हम बोलते हैं अपर्दन। यानी अपक्षय में कोई स्थानांतरण नहीं होता, अपने स्थान पर ही टूटती है, और अपर्दन में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो अपर्दन के कुछ कारक होते हैं। अपर्दन के कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे पवन होता है, जल होता है, बहता हुआ जल, इसके अलावा हिमनद होते हैं, हिमनद, इसके अलावा समुद्र की तरंगें होती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे अपर्दन के हमारे कारक होते हैं। जितने भी वातावरण में, पर्यावरण में फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, बल कार्य कर रहे हैं, वो सभी अपर्दन के कारक होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखे सभी तरह के बल, जिसमें हमारे अंतर्जात बल थे, बहिर्जात बल थे। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके बहुत काम का रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.